नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, साधना न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सवाल तो पूछेंगे, हमारी कोशिश सवाल ऐसे मुद्दों पर पूछने की है, सरकार से, व्यवस्था से पूछने की है, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, जिसमें कई ऐसे मामले देखने को में आते हैं जिस पर सरकार सुनती नहीं है। ये जो मामला है ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जितनी बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं वो सब प्राकृतिक आपदाएं इन परिस्थितियों में आ रही हैं जिसमें ना तो एनजीटी की सरकार सुनती है और सरकार ही ऐसे काम करती है जिसके कारण आम जनता उसके लिए अगर जिम्मेदार है तो आम जनता को इस तरफ प्रेरित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि मध्य प्रदेश का ये मामला है और मध्य प्रदेश के एक कलियासोत बांध से निकली जो नदी थी उस पर यह डैम बन गया था और उस डैम के अगल बगल में नदी के किनारे पर बहुत सारे बिल्डरों ने बिल्डिंगें बना ली थी और जिस पर लगातार संघर्ष कर रहे थे। वहां बहुत सारे लोगों ने अप्रोच की थी, कोशिश की थी, लेकिन एनजीटी में जब मामला गया तो एनजीटी ने निर्देश दिए कि ये तत्काल भवन, नदी के किनारे पर, नदी के कैचमेंट एरिया के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बिल्डरों ने घर बना लिए। लेकिन क्या सिर्फ वो लोग दोषी हैं जिन्होंने घर खरीद लिए? क्या सरकार दोषी नहीं है? क्या वो बिल्डर दोषी नहीं है? क्या वो अधिकारी दोषी नहीं है? नगर पालिका के, नगर निगम के, वो प्रशासन, वो दूसरे अन्य विभाग जिन्होंने इनको अनुमति दे दी थी। लेकिन अनुमति देने वाला, अनुमति लेने वाला और सब मस्त हैं, सब मजे में हैं। एनजीटी का भी एक केंद्रीय अध्ययन दल आया जो निरीक्षण कर रहा था। सरकार के कागजों में है कि नहीं, कहीं भी इस तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ जो नदी में प्रवाहित की जाने का मनाही है एनजीटी की, वो नहीं उसमें जाती है। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया तो उस नदी के कैचमेंट एरिया के किनारे पर, उस तालाब के किनारे पर गौशालाएं मिली, उसके किनारे पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का पूरा जो रॉ मटेरियल है, जितना भी गंदगी है वो उस नदी में आती है। उसके अलावा कॉलोनियों का सीवेज पूरा नदियों में मिलता है। ये किसका गलती है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये एनजीटी की टीम ने देखा है? इसके पहले भी एनजीटी को सरकार की तरफ से सैकड़ों आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन उसका हुआ क्या है? उस पर क्या किया गया है? एनजीटी को क्या आपने सिर्फ ये मान लिया है कि अनुशंसा करती है? एनजीटी की गाइडलाइंस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए होती हैं, समाज को बचाने के लिए होती हैं। ये जितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्यावरण का असंतुलन है और अगर वो संतुलन नहीं बनाया गया तो सरकारें चाहती क्या है? कथनी और करनी में अंतर कितना है? क्यों जब भोपाल में ये स्थिति है तो बाकी मध्य प्रदेश की अन्य नदियों की क्या हालात होंगे? हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के भोपाल जिले के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल सिंह राठौर जी हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री अनिल बूलचंदानी जी हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक और इन मुद्दों पर लगातार लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमने इसमें जनता को समझने में आसानी हो कि एनजीटी की गाइडलाइन क्या है, एनजीटी कैसे आदेश करती है, सरकार उसका कैसे पालन करती है, इसके लिए एनजीटी के ही अधिवक्ता श्री अभिमन्यु श्रीवास्तव जी हैं। आपका अभिमन्यु जी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम सबसे पहले चूंकि एक बीच के ऐसे व्यक्ति से चर्चा करेंगे जो दोनों, तीनों, चारों लोगों को समझने में आसानी हो। हम डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी के पास आएंगे। डॉक्टर साहब, चूंकि बहुत सारी ये जितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और नदियों के जो हस्र देखे, मैंने खुद जो फोटोग्राफ्स देखे, वो नदियों के किनारे जो हाल है उसको देख के लगता है कि क्या एनजीटी की जितनी भी अनुशंसाएं होती हैं उसको सिर्फ डस्टबिन में डाल देती हैं सरकारें, और ये सामने दिख रहा है। इसका होगा क्या? ऐसा कई बार हो चुका है। देखिए शिशिर जी, आपने एक अच्छे मौजू विषय पर आज डिबेट रखी है और मैं समझता हूँ इसके कुछ सारगर्भित बातें बाहर आएंगी जिससे समाज को और एनजीटी को और सरकार को कुछ समझने का अवसर भी मिलेगा। जहाँ तक कलियासोत नदी की बात हम करते हैं, देखिए भोपाल देश और दुनिया का खूबसूरत शहर है। यहाँ शैल शिलाओं, शिखरों और नदियों और तीताल तलैया की नगरी है, लेकिन लगातार इस पर बुरी नज़र पड़ रही है भूमाफियाओं की, बिल्डर्स की। कलियासोत वो क्षेत्र जहाँ की बात हम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए कि लगातार उस एरिया को भूमाफियाओं ने अपनी कॉलोनियाँ काट दी, वो बिल्डिंगें बनती गई और परमिशन होती रही,
किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार की वो तमाम एजेंसियां जिनका जिक्र आपने किया वो सब उसमें दोषी थे, लेकिन परमिशन होती रही, मकान बनते रहे, बिकते रहे, लोगों ने खरीद लिए। वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जब इस पर आपत्ति की और ये जब मामला कोर्ट पहुंचा और एनजीटी ने जब इसको गंभीरता से लिया, तब इसमें जाकर के कुछ लोगों को नोटिस मिले, फिर उनके मकान कॉलोनियां सारी अवैध बताते हुए उनको हटाने के निर्देश जारी हुए। जैसा कि आपने जिक्र किया कि वहां पर चूंकि सारा सीपेज और वो जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बन गए थे उस एरिया में, वो सब भी उसमें बहा दिए गए। यानी ये मान के चलिए कि उस अच्छे प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक स्थान को प्रदूषित करने का सारा जिम्मा जो तमाम एजेंसियों में सरकार ने, क्या आंख मूंदे बैठे थे वो सारे लोग? क्योंकि उन्होंने उसमें वही काम किया जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके विपरीत काम किया उन्होंने और एक प्राकृतिक स्थान को उन्होंने प्रदूषित कर दिया। अब बात करते हैं राजनेताओं की। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, बीच में कांग्रेस की भी रही, उसके पहले भी एक लंबे समय से ये वहां पर कॉलोनियां एक दिन में नहीं बन गई हैं, या वो जो मकान है या जो वो जिन निर्माण कार्यों का जिक्र आपने किया है वो एक दिन में तैयार नहीं हुए हैं। तो क्या वे सारी सरकार के जो वे नुमाइंदे थे या वे जनप्रतिनिधि थे, क्या उन्हें इसके बारे में एनजीटी की गाइडलाइन का पता नहीं था? क्या एनजीटी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इतना बड़ा कार्यालय है, उसको लेकर के वे चिंतित नहीं थे, या वे उसको ये मान के चल रहे थे कि वो तो हमारी जेब में है, जैसा कि अमूमन एजेंसियों के बारे में कहा जाता है? एनजीटी के अभी बीते दिनों में जो 8-10 सालों का जो उसका हम हिस्ट्री देखते हैं, एक अच्छे प्रकरणों में उन्होंने अच्छे सार्थक और मैं कहूंगा कि बहुत जोरदार तरीके से ऐसे निर्णय दिए जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि वे तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता उन्हें भी होनी चाहिए जो इस काम को करने के लिए, जिनको मतलब ये चाहिए था कि इसकी तरफ बढ़ते ही नहीं। इस तरह की आपराधिक गतिविधियां जो उन्होंने की, मैं इसको आपराधिक इसलिए कहूंगा कि यदि एनजीटी इस पे निर्देश देता भी है तो, और नहीं तो इन पर मुकदमे दर्ज होना चाहिए और उस पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध जिन एजेंसियों ने या जिन भी बिल्डर्स ने इस तरह के निर्माण किए हैं उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नैसर्गिक सौंदर्य को बचाना पूरे देश की, समाज की जवाबदारी है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक एजेंसी का ही दोष है, इसमें हम पूरा समाज दोषी है यदि हम उसको बचाने का प्रण ले, संकल्प ले। क्योंकि आज जो आपदाएं आई हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे और भी कई तरह की बीमारियां हैं, संक्रमण की बीमारियां हैं, इन सबको हमने आमंत्रण दिया है इस तरह की हरकतों से, तो इसके लिए हम सभी दोषी हैं। और मैं ये चाहता हूं कि एनजीटी तो इस पर संज्ञान ले ही रही है, उनका दल आया भी है, और वो यदि पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले को जांचेगी तो बहुत सारे लोग इसमें बेनकाब होंगे और कई चेहरों से मुखौटे भी हटेंगे, और मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि अनिल जी आपने अभी हमारे नवीन जी की बात सुनी, डॉक्टर साहब ने जो कहा मैं उसमें थोड़ा सा और जोड़ देता हूं, क्योंकि लगभग 20 साल से आपकी सरकार है और इस 20 सालों में जितनी कॉलोनियां डेवलप हुई हैं नदी के किनारे, इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिनको एक कहावत होती है कि खेत को बागड़ ही खाने लगती है तो उसको कौन बचाएगा। अगर ये बागड़ रूपी आपकी जो सरकार है, क्योंकि पहाड़ पर, मैं कलियासोत के ऊपर पहाड़ बना हुआ है और जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, वहां अधिकारियों के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मंत्रालय के शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों ने सिर्फ 600 स्क्वायर फीट पर निर्माण की परमिशन लेकर और वहां 6-6 हजार स्क्वायर फीट के बंगले बना डाले। क्या आपकी अनुमति तो आपकी सरकार देती है, एक आम आदमी अगर 1 फीट आगे बढ़ जाता है सड़क की तरफ, उसका छज्जा बढ़ जाता है तो नगर निगम पहुंचता है और तोड़ देता है, उसका पूरा घर ढहा देता है। तो क्या आपकी कथनी और करनी में अंतर है आपकी सरकार में? एनजीटी क्या पूरे, आपको लगता है कि पर्यावरण को ठीक रखना पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? शिशिर उपाध्याय जी, ये जो घटनाक्रम आप एनजीटी का देख रहे हैं, या जो कोलार का क्षेत्र कलियासोत जिसको कहा जाता है, कलियासोत की जो पूरी नहर है जी, जो नहर जहां से गुजरती है, ये 1985 से लेकर डेवलप होना चालू हुई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, और परमिशन उसी समय से होना प्रारंभ हुई। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुमतियां नहीं हुई, अनुमतियां तब भी हुई, लेकिन वो जो गलतियां प्रारंभ हुई, उन पूरी गलतियों के अनुसार जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मिली भगत रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो।
सरकारें किसी की भी हो, प्रशासनिक अधिकारियों का दबदबा हमेशा से रहा है और हर अधिकारी दूसरे अधिकारी को बचाने के लिए कार्रवाई करता है। एनजीटी में भी जितने अधिकारी हैं वो भी अधिकारी उन्हीं से कहीं ना कहीं लिंक मिलाकर जब उनके पास कोई कार्रवाई होने की स्थिति परिस्थितियां बनती हैं तो वो आपसी संबंधों के आधार पर एक दूसरे को कागज और कलम के आधार पर बचा के निकाल के ले जाते हैं। रही बात जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो फ्लैट्स बने हैं, उनकी परमिशनों की जांच हो और अगर किसी का अवैध है तो उसका निर्माण तोड़ा जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कहती कि उनको बचाए रखिए। आपके मुख्यमंत्री कह रहे थे कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता है, आपके मुख्यमंत्री जी ने, और आपके उस क्षेत्र के विधायक ने कहा था कि ये मैं खड़ा हूं सामने, कोई हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, भारतीय पर्यावरण को कई सत्यानाश करने की ठेका ले रखा है क्या सब लोगों ने? मुख्यमंत्री जी ने उस विषय में नहीं कहा था, न विधायक जी ने उस विषय में कहा था। उनका कहना है कि जो लीगल है वो लीगल रहेगा, अनलीगल को कभी कोई सरकार नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री हाथ नहीं डालता। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर अधिकारी, हर नेता अपने आप को सुरक्षित करके चलता है और उसी के तहत जितनी भी अगर आज भी अनलीगल है तो उस बिल्डर की बिल्डिंग टूटनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके बचाव के पक्ष में नहीं आएगा। अनुमति क्यों मिल जाती है? रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? उसको नगर निगम परमिशन कैसे दे देता है? सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षण तो प्राप्त होगा। उसमें भाजपा के नेता भी होंगे, उसमें कांग्रेस के भी नेता होंगे। कलियासोत पे जिन बड़ी बड़ी कोठियों की प्रशासनिक अधिकारियों की आपने बात की, वो सभी कांग्रेस के नेताओं के बहुत अच्छे से नजदीकी उनके संबंध रहे हैं। उन्हीं संबंधियों के आपने नाम नहीं लिए। ऐसे कई अधिकारियों ने जो है जंगलों में जाकर, अभी जो एक पिक्चर भी आई थी शेरनी करके, वो पूरे भोपाल के उसी क्षेत्र के ऊपर है, जो मिंडोरी में जाकर लोगों ने वहां जंगल को खत्म करके बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। उसमें अधिकारी होना, अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था तो एक बड़ी कोठी एक चमक रही थी। लोगों ने कहा ये तो सागर कलेक्टर की कोठी है, जिसके अंदर 7-8 बड़ी बड़ी कारें खड़ी थी। अब कौन प्रशासनिक अधिकारी है मुझे उनका नाम भी नहीं मालूम, परंतु अगर अवैध है, अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, अवैध निर्माण और गलत तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता करता हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अनिल जी, हम आपके पास आएंगे, हम राहुल जी के पास आना चाहते हैं। राहुल जी, चूंकि कोलार क्षेत्र की जो हालात है, अनिल जी ने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी की हैं कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है एनजीटी जब आई है, एनजीटी इसके पहले भी निर्देश देके गई थी, कल को मान लीजिए डैम के गेट खुलते हैं, नदी किनारे जो लोगों को झुग्गियां बनाने की परमिशन दे दी गई, लोग घर बना के रह रहे हैं, एनजीटी अमानवीयता तो नहीं करेगी कि इन झुग्गियों, लेकिन प्रशासन तो ये कर सकता है ना कि इनको शिफ्ट कर दिया जाए। झुग्गियां कौन बनवाता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, भाजपा के प्रवक्ता ने अभी ये कहा कि एनजीटी के अधिकारियों की मिलीभगत होती है, तो इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं करना चाहिए। एनजीटी एक माननीय न्यायालय है, हम सब उसका सम्मान करते हैं और मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। थोड़ा ज्ञानवर्धन नागपुर को छोड़ के भोपाल के अच्छे लोगों से बात करा करो, ताकि आपको एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ जानकारी लीजिए। ये एक अलग मुद्दा है। अब अपन बात कर रहे हैं कलियासोत और कोलार क्षेत्र के उसकी, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, भू माफियाओं का राज है। वहां का विधायक सबसे बड़ा चंदा मामा, कहानी कहां से शुरू होती है। अब ये कह रहे हैं, इनसे आपने बात करी कि आज कलियासोत में क्या हो रहा है, तो ये पहुंच गया 1985 में कांग्रेस की सरकार थी। अरे सरकार कुछ नहीं होती, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, अगर इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प होगा तो हम काम करेंगे। वैसे जैसे कमलनाथ जी ने 15 महीना की सरकार में माफियाओं पे कार्रवाई करी, वो माफिया अपने घरों में घुस गए थे। चाहे भोपाल हो चाहे इंदौर हो, उन बिल्डरों को ये बता दिया था कि कुछ भी गलत कार्य नहीं चलेगा और माफिया माफिया रहेगा। मैं 2 मिनट आपकी मैं प्रश्न का भी जवाब दूंगा, लेकिन अब मैं जो बताना चाह रहा हूं कलियासोत की बात। पिछले वर्ष वहां बाढ़ आई, आपका बड़ा सहयोग रहा, आप सबने हमारी मदद करी। वहां पे भाजपा के नेता नदारद थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं स्वयं वहां पे 15 दिन तक जनता की सेवा में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ लगा रहा। वहां झुग्गियां तबाह हो गई। वो सीन हमने देखा जो हिंदी फिल्मों में हमने देखा था, मुंबई में या कई अन्य शहरों में जब बाढ़ आती, वो विभत्त क्षेत्र ए सरधरम ए सेक्टर और बी सेक्टर बन गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हिल गई, लोगों के घरों में पानी चला गया। शीडीपुरम में एक साईं बाबा का मंदिर है, आपने वो देखा है, उसकी दीवार टूट गई। सागर प्रीमियम टावर, सिग्नेचर, वो उनकी दीवारें हिल गई। नितिन अग्रवाल एक बिल्डर है जो आर्चर्ड पैलेस के पास जो कॉलोनी है, वहां पर एक बिल्डिंग थी, उसकी नगर निगम ने 10 दिन पहले एक बड़े पेपर ने उसकी खबर छापी, तो नगर निगम भोपाल जाके उनको एनओसी दिया है कि इनकी दीवार पूरी तरह से सही है और ये स्ट्रक्चर सही है। मात्र 10 दिन बाद बाढ़ का माहौल था, बारिश हो रही थी, वो दीवार गिर गई और एक गरीब चेरू मास्टर जो कि टेलर थे, उनकी हमें क्षति हुई। मैं उनका श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं, उनकी जान
करवा दी। तब मैंने भोपाल कलेक्टर साहब से अनुरोध करा, सबसे करा, हमने अपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी को पूरा वृतांत बताया, आप सबने वो कवरेज करा, उन्होंने पूरे बाढ़ पीड़ित लोगों में दौरा करा, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उनसे बात करी, कलेक्टर महोदय से बात करी कि यहां पर रिटेनिंग वॉल बनाने के अलावा जो ये अतिक्रमण कर रखे हैं और जो ये बिल्डर हैं इनको हम नोटिस जारी करें, इन पे कार्रवाई करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, चाहे वो मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस क्षेत्र को अब हमें नदी को भी स्वच्छ करना चाहिए, यहाँ स्टाम्प डैम बनना चाहिए और यहाँ रिटेनिंग वॉल बनानी चाहिए। पर भाजपा का भ्रष्टाचार देखो और विधायक का वो देखिए कि वो कभी नहीं जागे। अभी भी बाढ़ के हालात, अगर मैं आज की स्थिति बता रहा हूं, अगर अगले 15 दिन बारिश हो जाए और वहां पे अगर बाढ़ के हालात बन जाए तो बहुत बड़ी क्षति कोलार क्षेत्र में कलियासोत के किनारे पर हो सकती है। ये हमारे जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार और अधिवक्ता जी बैठे हैं, ये स्वयं इसको आपको बताएंगे। बहुत बड़ी क्षति की ओर हम अगर बढ़ रहे हैं, ईश्वर ना करे कि ऐसी शिवपुरी जैसे हालात हमारे यहाँ बने, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने पिछले वर्ष वो हालात देखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक के कान पे जू नहीं रही। रिटेनिंग वॉल की हमने अपील करी थी, तो रिटेनिंग वॉल इन्होंने सिर्फ जो स्लम क्षेत्र था उसके लिए सैंक्शन करके, मात्र पेपर में एक न्यूज आई थी, वो भी अक्टूबर में काम प्रारंभ होगा, ना उसका वर्क ऑर्डर हुआ, मतलब वर्बली सिर्फ वो बात नगर निगम कमिश्नर द्वारा और विधायक द्वारा की गई है। जबकि सरधर्म पुल से लेकर और इवन जो वाल्मी वाला एक नया पुल बनाया जा रहा, वहां से लेके दानिश पुल तक रिटेनिंग वॉल की आज बहुत बड़ी जरूरत है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, वो आज मध्य प्रदेश की जनता बाढ़ से पीड़ित है, तो वो दिल्ली में सांसदों को वोट दे रहे हैं, उन पर टाइम नहीं है। मध्य प्रदेश, आपने बिल्कुल सही कहा, 26 जनवरी 2015 जो भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बोला, डेट सहित बता रहा हूं, शाम को 5:45 पर शिवराज सिंह चौहान जी ने नगर निगम भोपाल के चुनाव के प्रचार में कहा था, कोई माइका लाल यहां कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई मकान नहीं हट सकता। ये मीडिया ने भी छापा था और कोर्ट की भी उन्होंने अवहेलना करी थी। इस तरह की बातें कर उन्होंने इस कार्य को रोक दिया अपनी वोट बैंक के लिए, अपनी बातों के लिए। ना ही नदी को कहीं स्वच्छ करा, ना ही अतिक्रमण हटाया। क्योंकि हमारी तो सबसे बड़ी बात मैं आज खुलेआम कहता हूं कि रामेश्वर शर्मा के पूरे बिल्डरों से संबंध है, वो एक चंदा मामा है, सारे बिल्डरों से उन्हें चंदा उगाई होती है, वो स्वयं भू माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। कोलार क्षेत्र के और कलियासोत किनारे पर जितने बिल्डर हैं, जितने भू माफिया हैं, वो सब हमारे चंदा मामा के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं। ये मेरा खुला आरोप है, मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कहता हूं और इसके बहुत सारे प्रमाण मेरे साथ है। जल्द ही मैं उनको सार्वजनिक भी करने जा रहा हूं। पूरे बिल्डरों से भाजपा के नेताओं की चांदी चल रही। भाजपा के कई बड़े बड़े नेता जो मेंडोरी का मामला बता रहे हैं, वहां पे उनके फार्म हाउस है और आप कभी जाइएगा वहां शाम को रात में 2-2 बजे तक ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, पर प्रशासन वहां मूक दर्शक बन के देख रहा है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कोई कोर्टिंग नहीं। अरे कमलनाथ जी की सरकार थी ना, कार्रवाई की गई, कमलनाथ जी ने कार्रवाई नहीं। एक मिनट, मैं जवाब 30 सेकंड में दूंगा। कमलनाथ जी ने आरोप लगा, अरे अनिल मूलचंदानी जी, अनिल मूलचंदानी जी हटाने के लिए आपको वहां की, अच्छा कमलनाथ जी ने कार्रवाई नहीं करी, नहीं दिए। अरे कमलनाथ जी कोलार में आप कह रहे थे, अरे यार जवाब सुन लो जी के साथ, अरे रामेश्वर शर्मा स्वयं भू माफिया खुलेआम में आरोप लगा रहा हूं, तो भी जनता तो आपको रामेश्वर शर्मा का संरक्षण सभी भू माफिया को, पूरे बिल्डरों को है। आप कार्रवाई करेंगे? खुद ने ये सब जितने भी बिल्डर हैं उनको पनाह कांग्रेस ने दी। अरे तो आज आपकी सरकार ने जेल में डाल दो। मैं अनुरोध करूंगा शिशिर जी 10 सेकंड, मैं एक प्रश्न आपसे आपके माध्यम से करना चाहूंगा। मैं एक्सेप्ट करता हूं अगर कोई कांग्रेस का भी व्यक्ति है, इस चैनल पर कहता हूं कि ना कमलनाथ जी मना करेंगे ना दिग्विजय सिंह जी, सब पर कार्रवाई कर दो, उन्हें जेल में डाल दो। हिम्मत शिवराज सिंह चौहान में, शिवराज सिंह चौहान में हिम्मत है तो आज कार्रवाई करें। अभिमन्यु जी, आपने अभी हमारे तीनों साथियों की बात सुनी, आपको लगता है कि एनजीटी जो काम कर रहा है उसके अनुपालन में सरकार उतनी सक्रिय नजर नहीं आती? नहीं तो जो लंबे समय से 10-12 साल हो चुके हैं, मुझे 2006 का याद है जब बाढ़ आई थी और इन नालों और नदियों में बह गए थे, घर के घर बह गए थे। उसके बाद कई बार ऐसी परिस्थिति बनी, गेट खुलते हैं और नदी के किनारे नुकसान होता है, लेकिन कॉलोनियों पर कॉलोनियां बनती जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि एनजीटी के उन कार्यों का पूरी तरह से जो अनुपालन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एनजीटी में ये मामला पहली बार वर्ष 2014 में आया है जी। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो ये जो एनक्रोचमेंट हो जाता है रिवर बेड्स पे, नदी के किनारे, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक बार का प्रोसेस नहीं है।
जी। हो सकता है कि एक बार कोई एनक्रोचमेंट कर दे, उसके 5 साल बाद फिर से एनक्रोचमेंट कर दे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। जी जब ये मामला पहली बार 2014 में एनजीटी में आया था, जी तब एनजीटी द्वारा इसको लेके बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई गई थी कि जिनका अनुपालन सरकार को करना था, जी। और उस दौरान सरकार द्वारा इनका अनुपालन भी किया गया और उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि जितने भी एनक्रोचमेंट्स हैं उसको हटा दिए जाए, और उस पर कार्रवाई भी हुई है। जी अगर हम बात करें कलियासोत नदी की, जी। तो उस समय पे जीके मेडिकल कॉलेज और एलएन मेडिकल कॉलेज वगैरह जो उस साइट पे बने हुए हैं, जी उनको भी जो उनकी तरफ से डिस्चार्ज हो रहा था अनट्रीटेड सीवेज वाटर का, और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस थे वो सब डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा था कलियासोत नदी पे, पर जी। उसको भी हटाया। जी अब समझने वाली यही है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो तब का समय था, उसके बाद से वर्ष 2014 से 15 से अब तक में बहुत सारे नए लोग आ गए हैं जिनने अतिक्रमण कर रखा है नदी पे, और इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है। और इसीलिए अभी एमपीटीसीबी की जो एक टीम है, अभी उसका इंस्पेक्शन भी हुआ है। आज ही मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, जिसमें मुझे पता चला है कि उनके द्वारा बहुत जल्दी इसमें रिपोर्ट फाइल की जाएगी, और जी। जब ये रिपोर्ट फाइल हो जाएगी, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि कितने एनक्रोचमेंट्स हैं, कितने अतिक्रमण हैं, तो उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जी। अभिमन्यु जी, क्या आपको लगता है कि एनजीटी जब रिकमेंड करती है 2014 में जिस तरीके से रिकमेंड किया था, उसके बाद लगातार, तो क्या इनको परमिशन देने वाले विभागों पर एनजीटी कार्रवाई करने की स्थिति में रहता है क्या? क्योंकि वो ये सरकारी अनुमति दिखा देते हैं, जितनी बार भी जाते हैं बिल्डर कहते हैं हमको नगर निगम ने अनुमति दी है, जिला प्रशासन ने अनुमति दी है, जिनके भी कंस्ट्रक्शन वहां पर है। अभी आज जो देखा है कमेटी ने, वो सुलभ कॉम्प्लेक्स से लेकर कॉलोनियों के पूरे गटर सीवेज पूरा नदी में मिल रहा है, और वो भयावह स्थिति है जो हम अपने स्क्रीन पे दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी जी, देखिए, इसमें होता ऐसा है कि जब जिस समय अनुमति दी जाती है तो उसके साथ बहुत सारी नियम व शर्तें होते हैं जिसका पालन करना होता है, परंतु जैसे ही कुछ साल हो जाते हैं, अनुमति मिलने के बाद कुछ समय हो जाता है, तो इन नियम व शर्तों का पालन जो होता है वो नहीं किया जाता है, जिस कारण से ये मुसीबत आती है। तो इसी संदर्भ में एनजीटी को विशेष अधिकार है कि वो सुओ मोटो इस चीज पे कॉग्निजेंस ले सकती है। जी जी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी, मुझे आवाज आपकी मिल रही है। एनजीटी को इस पे विशेष पावर्स हैं कि वो उस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है, और या तो फिर यदि एनजीटी के नॉलेज में किसी के द्वारा डाल दिया जाए कि उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जी, तो एनजीटी के पास ये विशेष शक्तियां हैं। जी, यहाँ तक कि वर्ष 2015-2016 में जी, वो प्रशासन के आला अधिकारी, उनके खिलाफ बेलेबल वारंट भी जारी किया गया था एनजीटी द्वारा। फिर उसके बाद उनके द्वारा जितने भी एनक्रोचमेंट थे वो सब हटाए गए थे 2016 में। जी, परंतु जी, वर्ष 2016 के बाद फिर अब 2021 में हम बात करें तो अभी फिर से बहुत सारे नए लोग आ गए हैं जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जी, नदी के किनारे बिल्कुल 33 मीटर का जो रूल्स के हिसाब से 33 मीटर रिवर बेड का जो है उसके दोनों तरफ का एरिया छोड़ना है, वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, जी, और ना ही वहाँ पे और कोई गतिविधि की परमिशन दी जाती है। तो ये सारी चीजें अभी फिर से होने लगी हैं जिसकी नॉलेज एनजीटी को दी गई है, जी, और उनके द्वारा फिर जी, इसी चीज के लिए एक विशेश जांच समिति का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी पेश करेगी, और हम उम्मीद ये करते हैं कि जांच समिति जो है इस पे अच्छे से कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, एक चीज और हमारे दर्शकों को बताइए कि एनजीटी का इतना स्ट्रिक्ट माननीय न्यायालय है एनजीटी, लेकिन उसके बाद अगर हरी भरी पहाड़ियों पर कॉलोनियां काट दी जाती हैं, नौकरशाहों के बंगले बना दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो सरकार को उनकी अनुशंसाओं और उनका डर है, और ना नौकरशाहों को डर है। आम आदमी पर ही डंडा चल पाता है, वो भी छोटे छोटे जिन्होंने दीवार बना ली, जिन्होंने कुछ छोटा मोटा काम कर लिया। इन लोगों का कुछ नहीं कर पाता एनजीटी, जिनके बंगले हैं, बल्लभ भवन में बैठे शीर्ष बड़े लेवल के अधिकारियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जी, देखिए, पहली चीज तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल एंगल हटाना पड़ेगा। जी, पर्यावरण की रक्षा करना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि एक आम जनता की भी जिम्मेदारी है। जी, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक जो रहेगा, पर्यावरण की रक्षा करने में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। परंतु अक्सर हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं और केवल सरकार को दोष देते हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो कोशिशें अपूर्ण हैं। इसके लिए ही एनजीटी जैसा एक ऑनरेबल ट्राइब्यूनल गठित किया गया है, जिसको समय समय पर यह जानकारी जब भी मिलती है कि उल्लंघन हो रहा है नियमों का, वो उस पर कार्रवाई करती। जी,
अभिमन्यु जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपने अभिमन्यु जी की बात सुनी। मुझे लगता है, मुझे चूंकि लंबे समय से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं भोपाल में, और मैंने इसके पहले कई एनजीटी के माननीय न्यायालय है उनके ट्रिप देखे हैं, उनकी विजिट देखी है, वहां लगातार मैं जाता भी रहता हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार एनजीटी के अनुशंसाओं को किसी न किसी रूप में, जैसा अभिमन्यु जी ने अभी एक बात कही कि वो उनके साथ उनसे एक बॉन्ड भराया जाता है, आपको ये निर्देश हैं, आपको ये करना है, लेकिन वो पेपर वर्क ही होता है, क्योंकि सरकार अनुमति देने के लिए एनजीटी की गाइडलाइन का फॉर्म तो भरवा देती है, लेकिन आज भी आपको ध्यान होगा एक मैसेज रहता है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग करना है तभी आपको अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोई किसी के घर में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होती। घर बना हुआ है, दर्जनों ऐसे घर हैं जहां कॉलोनियां हैं जहां इसका कोई पालन नहीं किया जाता है। देखिए शिशिर जी, मैं अभिमन्यु जी की बात सुन रहा था। यदि एनजीटी की तरफ से इस तरह के निर्णय आए जिसमें एक सजा का प्रावधान हो, अभी तक ऐसे निर्णय नहीं आए हैं जिसमें किसी को पनिशमेंट हुआ हो। यदि हम ब्यूरोक्रेसी पर नकेल डालना, देखिए समाज की जिम्मेदारी, जैसा कि उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट है, हम लोगों को करना भी चाहिए, हमारी ड्यूटीज है कि हम पर्यावरण संरक्षण करें, लेकिन जनता तो इसमें सहभागी नहीं होती। यदि कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई इसमें नदी पर कोई बंगला बन रहा है, कोई पहाड़ी को काट के बन रहा है, तो आप बताइए कि इसमें तो सरकार और राजनीतिक दल ही जिम्मेदार होंगे ना, जो सरकार में है। तो इसको यदि एनजीटी पीछे जो उनके कार्यकाल का हमने जो उनके कई निर्णय आए हैं, लेकिन ऐसे निर्णय जिसमें वो सजा दे, किसी को इस तरह का प्रावधान उसमें होना चाहिए कि जो प्रशासनिक अधिकारी की उसमें चूक है उसके खिलाफ केवल एक नोटिस जारी कर देना या कागजों की खानापूर्ति तक एनजीटी न रहे। एनजीटी को वो सारे अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो कोर्ट को, माननीय कोर्ट है वो। तो इसलिए वो जब ऐसा करेंगे, मैं समझता हूं थोड़ा भय बिना होए न प्रीति, कहा भी गया, तो थोड़ा भय दिखाना चाहिए एनजीटी के भय से। आप ये बताइए कि पिछले जैसा कि बता रहा था 85 से चला आ रहा है, यदि निर्माण हो गया 2010 में एनजीटी यदि आ गई है तो फिर भी 12 साल हो गए। अब एनजीटी को लेकर के यदि आप देखिए, भोपाल का सबसे बड़ा तालाब है, उस एरिया में हॉस्पिटल बन जाता है और वो चल रहा है, तालाब के कैचमेंट एरिया में बना हुआ है। आप बताइए 33 मीटर का पालन कहां हो रहा है? आप शाहपुरा झील चले जाइए, वहां भी यही स्थिति है। हम अभी कलियासोत की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार यदि भोपाल को ही देखें हम, ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। तो एनजीटी को जिम्मेदारी तो है उसको, लेकिन उसे कुछ ऐसे निर्णय दें, ऐसे कटु और ऐसे जो कारगर ठोस कार्रवाई हो, जिससे कि फिर लोगों में भय बन जाए। और यदि बिल्डर पर कार्रवाई होती है तो भी भय बनेगा, यदि किसी अफसर पर कार्रवाई होती है, क्योंकि यदि हम छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई करें, जैसा कि आप कह रहे थे कि एक छोटा सा छज्जा बनाने पर आदमी को हटाने का नोटिस मिल जाता है और इतने बड़े बंगले, इसका मतलब यह है कि वो लोग बेखौफ हैं, उन्हें पता है कि कोई न कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। जो इस तरह के माफिया होते हैं, जिनको वो इससे प्रूफ होते हैं, उनको ये लगता है कि हम सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। वल्लभ भवन में बैठे लोग, जिलों में बड़े पदों पर बैठे अधिकारी, बड़े राजनेता, जिन कोठियों के आप जिक्र कर रहे हैं, उन तमाम कोठियों में बड़े राजनेताओं के भी रात को पार्टियां होती है, बंगले हैं, वो हमने सबने देखा है। लेकिन मजाल है कि उन पर कोई कार्रवाई हुई हो। तो एनजीटी केवल कागजों के निर्णय न देते हुए कुछ ऐसे ठोस निर्णय दे जिससे कि भविष्य में इस तरह की हरकत करने का, मतलब कोई भी राजनीतिक दलों में, दोनों दलों की बहस सुनी है। कांग्रेस कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये, लेकिन ये एक विवाद, राजनीतिक विवाद कतई नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी बात पहले भी कहा था कि ये राजनीतिक से हट करके ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। यदि कोलार क्षेत्र के विधायक ही गड़बड़ कर रहे हैं तो क्षेत्र की जनता को उनका विरोध करना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री जी ने 2015 के चुनाव में ये कहा है तो मुख्यमंत्री जी को दोबारा इस तरह की जो भी उनके चुनाव प्रचार में इस तरह का बहिष्कार होना चाहिए, उस क्षेत्र के लोगों को विरोध करना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक दलों को केवल वोट के लिए हम उनको गलत काम करने की अनुमति नहीं दे सकते। उनके हर गलत निर्णय के साथ हमको, जनता को नहीं होना चाहिए। खासकर सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडिया को और ब्यूरोक्रेसी को इनकी जवाबदारी है। तो मैं समझता हूं कि एनजीटी की तरफ से अब ऐसी पहल होना चाहिए जिसमें कुछ कड़ी कानून के कड़े निर्देश हो और साथ में कोई सजा का प्रावधान हो, तब जाकर के हालात सुधरेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका सही कहना है। और ऐसा अगर एनजीटी करता है, अभी ऐसा लगता है कागजी शेर नजर आ रहा है। और यही, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आऊं उसके पहले एक अभिमन्यु जी, मैं कुछ बच्चों के साथ जा रहा था और आगे कोलार पे एक कॉलोनी में पूरा पहाड़ काटा जा रहा था
और वो बच्चा सहज भाव में कि ये अंकल ये देखिए इस तरीके से पूरा पहाड़ काट के कॉलोनी बन रही है। तो अब ऐसी कॉलोनी है और जिसको वहां पर सारे अधिकारियों के बंगले हैं, वहां सारे नेताओं के बंगले हैं, तो क्या ऐसे मामलों को एनजीटी स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता क्या? इस पे पूरी पावर है जी। पर यहाँ पे देखिए फर्क ये हो जाता है कि जब कोई भी पहाड़ काटा जाता है तो उसके भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जी। अब पहाड़ काटने की भी अनुमति प्रदान की जाती है, उसके लिए भी गाइडलाइंस बनी है। यदि जी। उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान की गई है जी। तो एनजीटी इस कार्रवाई नहीं कर सकेगी। जी। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जी जी अवन्यू जी, हम आपके पास आएंगे, बने रहिए। मैं अनिल जी के पास आना चाहता हूं। अनिल जी, अभी अभी एक नया मामला आया था, चूंकि आपसे ऐसी उम्मीद है कि आपने चूंकि 85 की बात करी, क्या आपको लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों को मिलकर, और हमारा दायित्व है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं उसमें नौकरशाह एक आध राजनेता को कुछ प्रलोभन देके ज्यादातर फायदा नौकरशाह उठा लेते हैं, राजनीतिक दल के लोग भी उठाते हैं। एक आपकी पार्टी के पूर्व विधायक हुआ करते थे, आजकल वो दूसरी पार्टी में आ गए, पूरा पहाड़ काट के उन्होंने अपना शोरूम बना डाला और वो पीछे तक जिस तरीके से निर्माण हुआ है उस पर, और ऐसे सैकड़ों मामले हैं। तो क्या आपको लगता है कि एनजीटी अपना काम कर रहा है लेकिन सरकार में बैठे लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए? शिशिर जी, मैं डॉक्टर जोशी जी की इस विषय से, इस बात से सहमत हूं कि हम लोगों को राजनीति से हटकर इस विषय पर बात करनी चाहिए। मैं मेरे कांग्रेस प्रवक्ता महोदय से भी कहूंगा कि इसको अगर भाजपा कांग्रेस ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गंदगी, नाली, कूड़ा, कचरा, जन्म मरण भाजपा का भी होता है और कांग्रेस के नेताओं का भी होता है। मृत्यु उनके घर में भी होती है, मृत्यु हम लोगों के घर में भी होती है, और इस गंदगी का गंदा पानी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पीते हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी पीते हैं। अब विषय आता है कि ये आखिर होता क्यों है। जब भाजपा की सत्ता रहती है तो कांग्रेस के जो लोग विरोध करते हैं, या जब कांग्रेस की सत्ता रहती है तो भाजपा के जो लोग विरोध करते हैं, उन लोगों को लिफाफे पहुंचाए जाते हैं विरोध ना करने के। इसलिए आप देखिए कि राजनीतिक दल जब सत्ता से विमुख होते हैं तो केवल विरोध लिफाफा लेने के लिए करते हैं। जब अनुमतियां दी जा रही थी, जब परमिशनें हो रही थी, जब निर्माण कार्य हो रहा था, किसी की भी सरकार हो, सब आंखों से दिखता है कि यह बिल्डर कार्रवाई हो रही है, ये बना रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जिस समय अनुमति देती है, अनुमति में दो चीजें लिखी होती है कि आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है कि नहीं लगा है इसकी जांच कोई नहीं करता। सीवेज उनको नाली में या नहर में जोड़ने का अधिकार नहीं है, परंतु यह जब हो रहा होता है उस समय उस क्षेत्र के नेता जो सत्ता से दूर होते हैं, जिस समय उनकी रेवड़ियां नहीं बट रही होती हैं, वो इन्हीं बिल्डरों के पास जाते हैं और छोटे छोटे लिफाफे लेके मंथली अपना तय कर लेते हैं। जब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहता है, उस प्रोजेक्ट से उनको पैसा मिलता रहता है, राजनीति भी चलती रहती है, परिवार भी चलता रहता है। ऐसा करने वाले राजनेताओं को किसी भी दल का, मैं पुनः कह रहा हूं, जनता को आंखें खोलकर रखनी चाहिए कि कौन नेता ऐसा है जो जनता के साथ खिलवाड़ करता है, कौन नेता ऐसा है जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देता है, कौन नेता ऐसा है जो जनता की आवाज उठाता है। हमें राजनीतिक दलों की चाटुखोरिता करने की अपेक्षा क्षेत्र की जनता की चाटुखोरिता करना चाहिए, क्योंकि ना तो कमलनाथ किसी को नेता बनाता है, ना शिवराज जी किसी को नेता बनाता है। नेता बनाने वाली जनता होती है, और लगभग कार्यकर्ता चाहे भाजपा का चाहे कांग्रेस का हो, वो नेताओं की चाटुखोरिता करते, जनता को नजरअंदाज कर देते हैं। अब ये लिफाफे लेने वाले हैं, देखिए कितनी मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। आखिर मिर्ची इनको इसलिए लगी क्योंकि ये वहां नहीं बोलते, ये वहां से लिफाफे लेते हैं, लिफाफे लेके चुप करके बैठते हैं। न्यूज चैनल पर आकर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को सुनाने गए, ये लिफाफों की राजनीति है। इन लोगों के कारण ये सब होता है। आखिर क्या कर रहे थे ये वहां कांग्रेस के नेता? केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद लेकर बैठ गए। इन्होंने अपने 10 कार्यकर्ताओं के साथ जाके बिल्डर के सामने नृत्य किया और वहां से एक फोन आ गया, शाम को लिफाफा पहुंच गया, राजनीति हो गई, जनता के बाद में भाजपा का कार्यकर्ता चंदा मामा, राजनीति की भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। कोलार क्षेत्र में जाकर देखिए, रामेश्वर शर्मा जी ने जो विकास का काम किया है वो जनता देख रही है, सब जनता को आंखों से दिख रहा है। अभी 14,000 पे आ गया, 60,000 से चिंता मत वहां पे करो। रोड देखिए जाकर, 60,000 से 14 पे आ गया। राजनीति की रामेश्वर शर्मा जैसे ही मैंने लिफाफों की बात की, मैंने कहा राजनीति की बात नहीं करेंगे, राजनीति से हटकर बात करेंगे। आखिर इनको मिर्ची लगने का कारण क्या है? अरे तो चंदा मामा लिफाफों की राजनीति करते हैं, इन लोगों ने बिल्डरों से पैसे ले लेकर उनको पनाह दी और विरोध बिल्डरों पे कार्रवाई होगी, शिवराज सिंह चौहान करेंगे। हे हिम्मत,
बोलो जितने भूमाफिया हैं, जितने अरे बिल्डर भैया, हैं, मैं लिफाफे की मैं साथ राजनीति खड़े बंद रहूंगा। करो, बोलो कार्रवाई भ्रष्टाचार होनी बंद चाहिए। करो, आखिर अपना काम करो। विपक्ष में हो तो विपक्ष का काम करिए। आप कांग्रेस के लेकिन नेता सरकार पे जाकर नहीं वहां पे बोलेंगे, बिल्डरों से लिफाफा ले भाषण रहे देंगे हैं, वहाँ। पहाड़ कटवाने का काम करते हैं। नाम बताओ इन्हीं बिल्डर का, लोगों मैं ने वहां गिनाता हूं। संरक्षण किया है। आर्चेड पैलेस, एलएन मेडिकल, दानिश बिल्डर, सागर बिल्डर, सिग्नेचर, सरधरम ए सेक्टर, तो कमलनाथ बी जी ने क्या सेक्टर। किया? सुनो दिग्विजय देखो, सिंह ने FIR क्या कराओगे। किया? हमने पिछले साल नितिन अग्रवाल और पी राजू नाम के बिल्डरों की कोलार थाने में जाके 304 का प्रकरण दर्ज कराया है, कांग्रेस पार्टी ने कराया है। 8 बिल्डरों पे मैं कार्रवाई करा चुका हूं स्वयं। मेरी सरकार थी, जो अर्निंग पॉइंट बिल्डिंग थी, आप सब जानते हैं, उसकी मैंने शिकायत करी। उसके चौथे फ्लोर पे पब चढ़ता था, वो नगर निगम को तोड़ना पड़ा और उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई। हम झूठी सच्ची बात नहीं करते। अगर अभी भी कांग्रेस करिए ना का भी- कार्रवाई। मैं आपसे कह रहा हूं, करिए ना कांग्रेस कार्रवाई। के व्यक्ति का भी कौन हमें मना कर शक रहा है हो। आपको? अगर कौन कांग्रेस रोकता है का आपको? व्यक्ति भी गलत जो कर रहा है, तो लिफाफा नहीं कार्रवाई देता, करो। उनकी आखिर शिकायतें करने का माननीय काम शिशिर करते उपाध्याय जी, हैं। नरेंद्र राजनीति जोशी से मेरा ऊपर प्रश्न है, उठो। कार्रवाई करेगा कौन? राहुल भैया, अरे राजनीति से कार्रवाई ऊपर करेगा उठो। कौन? लिफाफे की राजनीति अरे बंद कार्रवाई करो, जनता करेगा की कौन? काम मैं इतना करो। निवेदन जनता कर रहा की मैं हूं, राहुल बता जी, दो, राहुल जी। जिसकी सरकार होगी वो कार्रवाई करेगा, या कमलनाथ जी करेंगे या कांग्रेस पार्टी करेगी। वर्तमान में सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की है, भोपाल में कलेक्टर है, उनको निर्देश दो कि कोलार रोड पर तुरंत अवैध बिल्डरों पे कार्रवाई की जाए, उन पे नोटिस दी जाए, नफ्ती कराई जाए। आप करिए तो माफियाओं पे आप कार्रवाई। लीगल आप अपील बिल्डरों करो, मैं आपसे को निवेदन अपनी करता हूं। अड़ीबाजी से अरे लिफाफे आप लेने की धरने पे कोशिश बैठो करते ना। हैं। अरे किसी आप भी धरने पे बिल्डर का बैठो, अवैध चंदा मामा निर्माण मत नहीं है। बनो। इनको अवैध खुद निर्माण पैसे मिल जिसका रहे होगा होंगे, उसका इन्हें खुद टूटेगा। लिफाफे मिल रहे होंगे, इसलिए बिल्डरों का नाम लेने में डर लग रहा है। आज अभिमन्यु श्रीवास्तव जी ने एलएन मेडिकल का उल्लेख करा, आप में है हिम्मत? एलएन मेडिकल में क्या हुआ आपको मालूम है? रेमडेसिविर की कालाबाजारी जेके हॉस्पिटल में पकड़ाई, NGT चिरायू की में बात पानी करो। चला गया। दोनों NGT का की विधायक बात करो। रामेश्वर शर्मा है, NGT पर की रामेश्वर बात शर्मा करो। ने एक मुद्दे ट्वीट पे करना आओ। उचित नहीं समझा। आज मुद्दे- चिरायू मुद्दे- हॉस्पिटल के खिलाफ मुद्दे बोलो। पे आ जाओ मेरे अरे भाई, बोलो मुद्दे पे आ चिरायू के जाओ। खिलाफ। राहुल जी मुद्दे पे आ अरे जाओ। चिरायू मुद्दे पे आ जाओ कार्रवाई मेरे कराओगे। भाई, मुद्दे पे आ जाओ। चिरायू पे मुद्दे पे कार्रवाई आ कराओगे, जाओ। मुद्दे की बात है। चिरायू मुद्दा है, NGT की एलएन बात मेडिकल करो। पे कार्रवाई कराओगे, बोलो। दानिश बिल्डर पे कराओगे, सिग्नेचर पे कराओगे, सागर NGT बीबे पे टावर पे कराओगे, भूमिका पे कराओगे, अल्टीमेट पे कराओगे, बोलो। और नाम गिनाओ। आप तो पूरे भोपाल को तोड़ दीजिए। सागर ग्रीन पे कराओगे। आप यही काम अरे करिए। माफियाओं को संरक्षण देना बंद करो। चंदा तो तुम्हें जनता देगी 2023। कब तक जनता को लूटोगे? कितना चंदा करोगे? बोलो कि आप भी मेरे साथ बोलो, बिल्डरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हो। माननीय शिवराज जी से मैं अनुरोध करता हूं, आज साधना न्यूज के माध्यम से शिशिर उपाध्याय जी ने आज जो कार्यक्रम करा है, हम सब उसमें आपका समर्थन करेंगे। आप कलिया सोत के किनारे के जितने माफिया हैं, अवैध बिल्डर हैं, बल्कि पूरी कोलार रोड पर जितने अवैध बिल्डर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कमलनाथ जी ने राहुल जी, शुरुआत आपको करी थी, सुनने की आप भी आदत कार्रवाई डालिए। करो। सुनने मैं की आदत निवेदन कर रहा हूं। डालिए। मैंने पहले कहा था, राजनीति से उठा। ये मैं गंदी की राजनीति बात नहीं कर कांग्रेस रहा। का सुपड़ा मैं तो साहब बिल्डरों का नाम ले रहा हूं, आपको नाम लेने में डर लग रहा है। राजनीति पे आ रहे हो? अरे अभिमन्यु मुद्दे जी की ने कहा बात था करो, एलएन जनता मेडिकल की बोलो। बात करो, जनता की आपसे तकलीफों पिछड़ा की बोल बात दो कि करो। एलएन मेडिकल पे कार्रवाई हो, सब चिरायू पे कार्रवाई होनी चाहिए, सागर हर बिल्डर अवैध पे कार्रवाई हो, चाहिए, भूमिका जिसका पे गलत काम कार्रवाई उस हो, पे कार्रवाई होनी अल्टीमेट चाहिए। पे कार्रवाई हो, दानिश पे कार्रवाई। बोलो, एक आध का तो नाम ले दो यार, एक ही लिफाफा कम मिलेगा, एक आध का ले दो, जनता के लिए ले दो। लिफाफे तो आपको अरे मिलते कलिया मेरे सोच को भाई। बचाने के लिए ले दो। अरे राहुल राठौर वो जी लोगों पूरे के लिए कोलार ले दो, क्षेत्र में NGT का सपोर्ट एक कर दो। व्यक्ति आपको मैं अनुरोध जानता करता हूं है, आपसे, आप आप ईमानदार राजनीति व्यक्ति वहां हो। कर रहे हो। अरे आप ईमानदार व्यक्ति हो, विधायक की हम जैसे मत हर करो। गलत चंदा विधायक लेता है, आप थोड़ी लेते हो। गलत मैंने आप पे परमिशन आरोप का लगाया, विरोध चंदा मामा करेंगे, विधायक गलत है। निर्माण का विरोध करेंगे, भ्रष्टाचारी गलत सरकार व्यक्ति का है, विरोध निकम्मों करेंगे। की सरकार है, कोरोना में मदद नहीं कर सकते। लेकिन आज इस मुद्दे में साधना न्यूज की पहल का हिस्सा बनो कांग्रेसियों की और तरह बोलो लड़ते सभी तो अवैध नहीं माफिया पे कार्रवाई है, होगी। एक दूसरे के बोलो टांग मेरे तो साथ। नहीं खींचते। FIR दिग्विजय होगी। सिंह ने और उसके माननीय बेटे ने मुख्यमंत्री मिलकर की कार्रवाई जिस करेंगे, प्रकार इतना से आश्वासन भोपाल दे के दो, सर, बिल्डरों को प्लीज। लूटा है ना, उस सर, लूट मैं की बात रिक्वेस्ट कर रहा कीजिए, हूं। दिग्विजय माननीय सिंह के पापों मुख्यमंत्री की की बात कार्रवाई कीजिए, करेंगे, बोलो। कमलनाथ के पापों की बात कीजिए। जिस अरे प्रकार से माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री ने की कार्रवाई करेंगे। 14 महीने के अंदर 14 साल के सरकार के बराबर की कमाई की है आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने। चलिए मैं दर्शकों को इस बता दूं, प्रकार चलिए से चलिए लोगों के मैं बात करिए। राहुल जी जनता ने राहुल जी चेहरा देख लिया, राहुल जी भाजपा के राहुल जी चलिए, भोपाल राहुल जी के अंदर से भगा राहुल दिया जी जिस दिग्विजय तरीके सिंह। से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में बहुत सारी हकीकतें वो भी जानते हैं। क्योंकि अब अगर अनिल जी से मैं ये पूछूं कि अगर अभी बनते बनते पुल बन
रहा था, निर्माण हो रहा था और पुल क्यों टूट गया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, या दतिया में जिस तरीके से हादसा हुआ, ब्रिज गिर गया है, धंस गया है, और उन पर इसके पहले मैं इटारसी की बात करूं, इटारसी होशंगाबाद को जोड़ने वाला एक फ्लाईओवर बन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी रिबन काट के आए थे और लौट के आने के बाद वो गिर गया पुल, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया था। उस पर भी भोपाल में भी ऐसा हुआ था, भोपाल में जो राजगढ़ रोड पे जो पुल बन रहा था, वो फ्लाईओवर बन रहा था, उसमें भी हुआ था। लेकिन ये भ्रष्टाचार तो होते हैं, लेकिन अनिल जी क्या आपको लगता है कि इसके लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है? क्योंकि जो हो रहा है, अनिल जी राठौर साहब ने जो बात कही है या आप जो कह रहे हैं, इसके इतर हम बात करना चाहते हैं कि क्या इसको रोकने की पहल की जाना चाहिए? शिशिर जी, राजनेताओं की मानसिकता गंदी हो चुकी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। पहले राजनेता जो होते थे उनके कुछ सिद्धांत होते थे, उन सिद्धांतों पर राजनीति करते थे, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करते थे, भ्रष्टाचार पर एक साथ खड़े होकर लड़ते थे। आज हो क्या गया है, सब लोगों ने लिफाफे की राजनीति प्रारंभ कर दी है, मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, मुद्दा विहीन होने के ऊपर चिल्ला चोट करने लगते हैं। चिल्ला चोट ना करते हुए जनता के हित की बात करें। अगर कहीं गलत हो रहा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, गलत को गलत कहने का सामर्थ्य जिस नेता में नहीं होगा वो निकम्मा और नालायक नेता रहेगा। अब ये देखिए, गलत को गलत बोलो, ये सुनना ही नहीं चाहते। कांग्रेसियों का विनाश केवल इसलिए हुआ है, इनको केवल चिल्ला, केवल चोट, इसके सिवा कुछ नहीं आता। चंदे की जुगाड़, क्योंकि मुद्दा आएगा, जनता सुनेगी, जनता समझेगी, जनता अनिल मूलचंदानी के विषय को समझेगी। इनको लगता है कि जनता इनको इस डिबेट में सुनती है, पसंद करती है। सुनने वाला हर दर्शक जानता है कि यह व्यक्ति इसमें अगर गड़बड़ कर रहा है, इस व्यक्ति के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए बीच में बड़बड़ाने लगता है। तो इनमें से छवि खराब है कांग्रेसी नेताओं की, कांग्रेसी प्रवक्ताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये देखिए, ये कांग्रेस की शैली है, ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। चाहे भोपाल से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों का स्तर विहीन हो चुके हैं, ना इनको मुद्दों की जानकारी है, ना इनको विषयों को जानकारी है। आप बीजेपी में रहो, मत लो बिल्डरों का नाम, निष्कासित हो जाओगे, मुझे मालूम है। चलिए अभिमन्यु जी, आपने अभी दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों की बात सुनी। आपको लगता है कि तालाब, मैं जब आज से करीब 30 साल पहले भोपाल में जब पत्रकारिता शुरू करने के लिए आया था और उस समय मैं जाता था, साइकिल से जाता था, बहुत बड़ा तालाब था, बहुत सारे तालाब थे, लेकिन ये धीरे धीरे सिकुड़ते गए, कई तालाब तो खत्म हो चुके हैं। आज जैसा राहुल जी ने नाम लिया, जैसा डॉक्टर साहब ने नाम लिया, चाहे मनीषा तालाब हो, चाहे छोटा तालाब हो, सिकुड़ता जा रहा है और कब्जा होता चला जा रहा है। चिरायू का नाम इन्होंने लिया। बिल्कुल सच्चाई है कि जैसा ही कैचमेंट में अंदर घुसता है, उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, वो सरकार से जीत सकते हैं, हाई कोर्ट से जीत सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत सकते हैं, लेकिन पानी से नहीं जीत सकते। पानी बताता है कि हमारी सरहदें कहाँ तक हैं, वो अस्पताल में घुस जाता है और उसको नहीं रोका जा सकता। ऐसा ही तालाब के किनारे जो हॉस्पिटल बन गए हैं, जो बहुत सारे वहाँ पर शादी हाल बन गए हैं, इन पर भी एनजीटी कभी प्लान करती है कि, क्योंकि ये दिख तो रहा है, और एनजीटी को अगर अनुमति दी थी तो सरकार से पूछ सकती है कि क्यों अनुमति दी, कैसे अनुमति दी। तो ऑलरेडी एनजीटी में पिटीशन लगी हुई है और वो भी पेंडिंग है जी। उस पर कंप्लायंस रिपोर्ट लगातार निरंतर एनजीटी द्वारा मंगवाई जा रही है और मॉनिटर उसको किया जा रहा है। यदि उसमें किसी भी सरकार की तरफ से लापरवाही पाई जाती है तो उसको पूरा पावर है एनजीटी के पास कि उसमें धारा 26-27 के तहत कार्रवाई करे और उनको दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है जी एनजीटी की तरफ। जी अभिमन्यु जी, ऐसे लोगों को जो शादी हाल चला रहे हैं, जो अस्पताल के किनारे पर रखकर अपना अस्पताल बना रहे हैं और जहरीला जो बहुत रेडिएशन पैदा करता है, जो बहुत लोगों को प्रभावित कर सकता है, वो सारा का सारा तालाबों में फेंक रहे हैं, और उसके बाद अगर पेशी पे पेशी चलती है, ये प्रथम दृष्टा नहीं नजर आता कि तालाब बड़ा तालाब हो, छोटा तालाब हो, उसके किनारे अस्पताल बना दिए गए और उसका पूरा का पूरा सीवेज कहीं बाहर नहीं जाता, उसी तालाब में जाता है जिसका पानी पीते हैं भोपाल वासी। तो ये प्रथम दृष्टा देखकर इसको इतना लंबा होल्ड क्यों किया जाता है? देखिए, न्याय की एक प्रक्रिया होती है, बिना प्रक्रिया को फॉलो करे कोई भी एंड रिजल्ट अपन लोग नहीं चाह सकते। ठीक, किसी भी आप कोर्ट के पास जाएंगे तो वहां पे देर है पर अंधेर नहीं जी। आपको रेमेडी जो है आपकी एड्रेस बिल्कुल की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस चाहिए अपन को, क्योंकि जो न्याय प्रक्रिया है उसको बिना पूरी तरीके से फॉलो किए कोई भी आदेश कोई भी कोर्ट नहीं दे सकता है जी। इसीलिए इसमें टाइम लग जाता है। और अभी आप देखेंगे पिछले 2 वर्ष से तो थोड़ा कोर्टों की भी स्थिति मंदी चल रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है। जो पूरी मानवता द्वारा ये घोर संकट
जी। पेश किया जा रहा जी। है, उसमें कोर्ट्स भी शामिल है, जी तो इसी वजह से थोड़ा समय और लग रहा है सारी जी। प्रोसीडिंग्स। जी नहीं तो अब एक सवाल और अभिमन्यु जी दर्शकों की तरफ से आपसे है कि क्या जैसा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय न्यायालयों में होता है, एक समय निर्धारित कर दिया जाता है, क्या सरकार को, क्योंकि ये लोग तो अपना काम करते हैं चले जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, माननीय न्यायालय जो निर्णय करेगा वो कांक्रीट होगा, वो एक बार ऐसे मामलों में, अभी डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी ने एक बात कही थी कि क्या सजा देकर कुछ ऐसे बड़े दिग्गजों को और बड़े निर्माण तोड़कर एनजीटी पूरे देश में ये मैसेज नहीं दे सकता कि ये गलत था तुम्हारा काम, क्योंकि वो तो उसको टालने के लिए सिर्फ तारीख पे तारीख बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि सरकार को जब तक एनजीटी ये तय नहीं करेगी कि 15 दिन में इसका हमको परिपालन चाहिए, इतने दिन में दस्तावेज चाहिए, आखिर अनुमति जब 1 घंटे में दे देते हैं तो एनजीटी को अपना दस्तावेज प्रस्तुत करने में 1 साल, 2 साल, 4 साल क्यों लगता होगा इनको? सर पहले भी मतलब ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जब एनजीटी ने सरकारी ऑफिसरों पर पेनाल्टी लगाई है जी। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस पास्ट में भी हुए हैं और फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं जिसके भी द्वारा गड़बड़ी की जाएगी एनजीटी अपनी पावरों का उपयोग करते उन पर पेनाल्टी ठोकेगी। जी तो क्या आपको लगता है कि राजधानी एक दिशा बन सकती है, राजधानी में अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बड़े शहर हैं जहां तालाबों के साथ, नदियों के साथ बेपनाह छेड़छाड़ की जा रही है। मुझे याद है बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब एक शराब फैक्ट्री का जो गंदा पानी नदी में मिलता था वो पदयात्रा करते थे, धरना देते थे, लेकिन वो उस समय सांसद के रूप में विपक्ष में थे, ये सब करते थे। आज भोपाल में ही तालाबों में, नदियों में ये जहरीला पानी मिल रहा है और वो आज भी वो जो फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री थी, उसका पानी बेतवा में जाता है, लेकिन अब आवाज क्यों नहीं निकलती है और इस पर एनजीटी क्यों संज्ञान नहीं लेता होगा? देखिए बहुत सारे इसमें फैक्टर्स रहते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं रहता है जी। जब भी हम एक कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक डिमांड हमें ध्यान में रखनी पड़ती। आज से 30 साल पहले पब्लिक की डिमांड्स कुछ और थी, 30 साल बाद डिमांड्स कुछ और है। एक बहुत बड़ा फैक्टर पॉपुलेशन भी होता है। अगर हम भोपाल में ही बात करें, जैसे शादी गार्डनों की बात कर लें, यदि आप शादी के सीजन में देखेंगे तो भोपाल में आपको एक ऐसा शादी गार्डन नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको जगह खाली मिल जाए, मनचाही डेट मिल जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको सरकार में ध्यान में रख के करना पड़ता है और ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ता है। हालांकि ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि आप पर्यावरण से खिलवाड़ करो, पर सरकारों को दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, जिस कारण से ये अनुमतियां प्रदान की जाती हैं और उन पे टर्म्स और कंडीशंस इम्पोज की जाती हैं। पर दुखद ये है कि जो भी अनुमति प्राप्त करता है वो कुछ समय बाद सारे टर्म्स और कंडीशंस को भूल के, अपनी जिम्मेदारियों को भूल के पर्यावरण को हानि पहुंचाता है और जिस कारण से आम जनता को दिक्कत होती है। बिल्कुल। अभिमन्यु जी एक और हमारे दर्शक एक और सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं, चूंकि आप एनजीटी की तरफ से जवाब दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर 1 लाख से ज्यादा हरे भरे पेड़ काट दिए गए और ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा दिए गए, क्या इस पर एनजीटी ने संज्ञान लिया? क्या स्मार्ट सिटी बनाना सिर्फ कंक्रीट की सड़क बनाना होता है? पर्यावरण से कितना बड़ा खिलवाड़ भोपाल में किया गया है और हर जगह किया जा रहा है। जी बहुत गंभीर विषय है। स्मार्ट सिटी की परिभाषा ना केवल कंक्रीट रोड बल्कि एक होलसम एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर पार्क हो, ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हो, एक अच्छा इकोसिस्टम होना चाहिए। इस पे ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है एनजीटी में, जिस पे कार्रवाई चल रही है। उस मैटर के बारे में अधिक जानकारी जो आवेदक के अधिवक्ता होंगे उनको बेहतर रूप से वो जानकारी इस पे दे पाएंगे। उस चीज पे मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जी मैंने अभिमन्यु जी आपको बता दूं, मैंने जब इस मुद्दे पर चर्चा करी थी तो एक बहुत बड़े दिग्गज नौकरशाह जो इसमें इस तरीके के कार्यों में अपना तबादला करवा लेते हैं, उनका कहना था कि एनजीटी को बता दिया है कि जब तक मैं पदस्थ रहूंगा तब तक ये इस पर कार्रवाई ना हो, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि सिर्फ तारीख पे तारीख और वो रिटायर हो जाते हैं। हमने बल्लभ भवन में ही देखा है कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी जीएडी के प्रमुख सचिव थे, उनके खिलाफ रिटायरमेंट के जिस दिन रिटायरमेंट हो रहे थे 10 साल पुराना एक उनका गिरफ्तारी वारंट और उनको सजा मिली थी, वो लाके दिया गया, बोले इसका पालन कर लो और उसके बाद रिटायर हो जाओ। तो ये जो होता है ये कानून के साथ मजाक नहीं नजर आता है? क्योंकि आम आदमी का भरोसा धरती पर अगर है तो वो न्यायालय से है, ऊपर आसमान में भगवान से है। जी बिल्कुल, न्यायालय पे उम्मीद है आज भी जनता की। इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि एनजीटी
का ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। एनजीटी का केवल इतना ज्यूरिसडिक्शन है कि यदि पर्यावरण से कुछ छेड़छाड़ हो रही है, कोई पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, तो वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। अब जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, ये एनजीटी के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। इसके लिए हमें जिला न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। यदि जिला न्यायालय में कोई भी व्यक्ति इसके लिए जाएगा तो उसको जरूर रिलीफ मिलेगा। जिला न्यायालय लोगों का भरोसा कायम रखे। जी, लेकिन पर्यावरण का अगर कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो ये एनजीटी के दायरे में क्यों नहीं आएगा बन्नू जी? क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर कई लाख पौधे काट दिए जाएं और उसके बाद वहां जिस तरीके से कंक्रीट का निर्माण कर दिया जाए, ये एनजीटी के दायरे में क्यों नहीं आना चाहिए? ये बिल्कुल एनजीटी के दायरे में आएगा। अभी जो हमारी बात हो रही थी कि ये रिटायर हो जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस विषय में मैंने बताया कि ये सिविल कोर्ट और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इनकी ज्यूरिसडिक्शन है। एनजीटी का केवल इतना ज्यूरिसडिक्शन है कि जहां भी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसको हानि पहुंचाई जा रही है, वो उस पर ऑर्डर कर सकती है। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं राहुल जी के पास आना चाहता हूं। राहुल जी, चूंकि अनिल जी के जवाब के समय आप अपना पक्ष नहीं रख पाए थे, आपको क्या लगता है कि अभी एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि महंगाई के लिए बहुत हद तक और महंगाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नेहरू जी हैं। नेहरू जी के कारण 112 रुपए पेट्रोल हुआ है और डीजल 100 रुपए 110 रुपए हो गया है। और अभी उन्होंने कहा 85 से कांग्रेस की सरकार थी, उसमें दिग्विजय सिंह जी जिम्मेदार हैं, उसमें अर्जुन सिंह जी जिम्मेदार हैं, मोतीलाल बोरा जी जिम्मेदार हैं, जो अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के आरोपों से आम जनता आप लोगों को गंभीरता से लेती होगी? 1 मिनट है हमारे पास। नहीं, मुझे तो ये कहना है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको तो अपना मानसिक संतुलन चेक कराना चाहिए। इन पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा हिंदुस्तान ने इनके इन बयानों का मजाक उड़ाया और हम सब ने देखा, ताकि उनको तो बल्कि माफी भी मांगनी चाहिए। और इस तरह की बात कब तक आप नेहरू जी का नाम लेंगे, कब तक कांग्रेस को दोषारोपण करते रहेंगे? आज आपकी सरकार है, आज मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, वो आपकी पार्टी के और उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज ये जो मामला है, बिना राजनीति से परे हटकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल की गुमशुदा सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, मंत्री जी, सबसे अनुरोध करता हूं कि साधना न्यूज के इस कार्यक्रम में आज 2 वरिष्ठ हमारे पत्रकार महोदय, अधिवक्ता जी ने कई सुझाव दिए, मैंने दिए, भाजपा के लोगों ने दिए। इस पर कार्रवाई करिए। आप कलियासोत डैम से मंडीदीप तक चले, बल्कि दानिशपुर तक आप चेकआउट करा लो, आप खुद घूम लो, आपकी सर्वे करा लो। उसमें जो अवैध माफिया और बिल्डर हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे शिशिर उपाध्याय जी हो, चाहे नवीन आनंद जोशी जी हो, अनिल जी हो, अभिनवनी जी हो, हम में से भी कोई हो, तो आप उस पर कार्रवाई करिए, माफियाओं पर कार्रवाई करिए, तो इससे जनता का फायदा होगा। आज जनता वहां पर संकट में, अगर आज फिर से पानी भर जाए, बड़ा तालाब फुल लेवल हो जाए, भदभदा के गेट खोल दिए, कलियासोत के पिछले वर्ष की तरह अगर 13 गेट खोल दिए जाए तो बड़ी जनहानि वहां हो सकती है। प्रशासन को, भोपाल कलेक्टर महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि एक बार वहां निरीक्षण कर ले और दौरा कर ले कि अगर बाढ़ के हालात कोलार में या भोपाल में बने तो कोई बड़ी क्षति भी वहां हो सकती है। उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अपडेट हो जाए और मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, वहां जाके निरीक्षण कर ले कलेक्टर महोदय। प्रकृति संतुलन चाहती है और संतुलन बिगाड़ने का काम हमारे बिल्डर, हमारे नौकरशाह और हमारे ऐसे लोग जो पर्यावरण के खिलाफ काम करते हैं। ये संतुलन बिगड़ा क्यों है? उसके पीछे लालच है, जैसा अनिल जी ने कहा, जैसा राहुल जी ने कहा, नवीन जी ने कहा और अभिमन्यु जी ने कहा। इसको अगर हम सब मिलकर नहीं सुधारेंगे तो इसी तरीके के जो प्रलय की स्थिति आ रही है, जो भयावह, चाहे कल को कोरोना महामारी जो हमने पिछले दिनों देखा है, इससे भयानक और आपदाएं आ सकती हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इस पर सब मिलकर बैठकर करें और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम हर संभव वो प्रयास करें जिससे हमारी प्रकृति बच सके, क्योंकि प्रकृति अगर है, ऑक्सीजन अगर है तो हम जीवित रहेंगे। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्री राहुल राठौर जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल बुलचंदानी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एनजीटी के वकील श्री अभिमन्यु श्रीवास्तव जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज पर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।